अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों, आज की कहानी मुझे जिस भाई ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया, क्योंकि ये कहानी उनके बचपन से जवानी तक की कहानी है, जो कि बहुत अज़ियतनाक है। कहानी को अंजाम तक ज़रूर सुनिएगा। आज़ादी वाकई बहुत बड़ी नेमत है। दरअसल आज़ादी का एक रुख ये है कि इंसान शख्सी और इनफरादी तौर पर आज़ाद हो और अपनी ज़िंदगी में रोज़ो शब के बदलते लम्हात में रहते हुए अपने हालात पर दस्तरस रखता हो। मगर मैं इस आज़ादी से बचपन से ही महरूम रहा। मैं ज़िंदगी की कैद में जिंदा था। उस कैद के आगे आज़ादी की सलाखें थी। यानी मैं अपनी ज़िंदगी में कई साल आज़ादी के पीछे बंद रहा। और ज़िंदगी ये कठिन लम्हात और हालात का वो मजमुआ थे जिसमें मेरे लिए फ़कत तड़प ही बचे थे। मुझे मेरी ज़िंदगी ने एक पहलू के कई रूप दिखाए, जिसमें मैंने ज़िंदगी के तल्ख हक़ाइक़ को महसूस किया कि कभी ये खुशी की बहारों के समा का मजमुआ होती है, तो कभी गमो दुख की तारीकियों में डूबी ढलती हुई गहरी शाम के मानद है। कभी जिंदगी में सब अपने हैं, तो कभी अपने भी ऐसे पराए हैं कि इंसान खुद को इस कदर तन्हा और बेबस महसूस करता है कि दुनिया में जिंदा रहने का मकसद फकत जिंदगी के दिन पूरे करना होता। और फिर कभी इंसान खुद जिंदगी से मुतमईन है, तो कभी यही जिंदगी ऐसी जंग आलूद सलाखों में जकड़ी हुई मौत है, जिसमें जिंदा रहते हुए उम्र बीत जाती है और आखिरकार एक उम्र गुजरने के बाद एहसास होता है कि इस तरह से तो जिंदगी जीने का इरादा ही नहीं था। जिस तरह गुजारने पर हालात और वक्त ने इस कदर मजबूर कर दिया। और फिर इसी शशोपंज के दौरान ये ख्याल ही जहन से मौकूफ हो जाता है कि जिंदगी को जीना है, फकत गुजारना ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह 19 अप्रैल 1990 को एक ऐसा वजूद जन्म दिया गया जो दुनिया में खुद से मुंसलिक हर शख्स पर बोझ था। मैंने ऐसी दुनिया में आंख खोली जहां मेरी पैदाइश से पहले ही मेरे वालिदैन के ज़ाती तनाज़ात इस कदर बढ़ चुके थे कि मेरी पैदाइश के बहुत कम अरसा बाद उनकी तलाक हो गई। उसके बाद मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी अम्मी के सुपुर्द थे। लिहाजा अम्मी मुझे मेरे ननिहाल ले आई। मैं 5 साल अम्मी के साथ यहाँ रहा और हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहा। उस दौरान किस्मत के चक्कर ने मुझे ऐसी कशीदगियों से गुजारा कि मैं बचपन में ही जवानी की सी संजीदा उम्र में आ चुका था। मेरी जिंदगी में ऐन बचपन की बेफिक्रियों के वक्त पर तल्ख तजर्बात लिखे थे। यानी मेरा बचपन भी कहीं खो गया था और आज़ादी भी। वक्त ने ये तकसीम बहुत गलत की थी कि बचपन में मेरी मासूमियत छीनकर मुझे तजर्बात थमा दिया। उन तजर्बात ने एक तरफ मेरे जहन पर पेचीदा यादों के नक्श गाड़े, तो दूसरी जानिब आज मैं चाहते हुए भी ये बात नहीं कह सकता कि बचपन मेरी जिंदगी का सुनहरी दौर है। अपने ननिहाल में 5 साल अरसे के क़याम के दौरान मुझे बताया गया कि मेरी 7 खाला मेरी बहनें हैं, जिनमें से 5 शादीशुदा थीं, लेकिन एक मेरी हम उम्र थी, जो ना मेरी जैसी थी
और ना ही कभी किसी ने मुझे उस जैसा समझा था। बच्चे तो हम दोनों ही थे, मगर बच्चों बच्चों में भी फर्क होता था। सब उसके लाड उठाते, जिद्दें पूरी करते, प्यार करते, अहमियत देते और उसे मिलना भी चाहते थे। मगर मैं तो किसी को भी पसंद ना था। कोई मेरी जिद पूरी करने वाला भी ना था, ना ही किसी को मुझसे मिलने का शौक होता। कोई मेरे लाड नहीं उठाता था, ना ही किसी के लिए मेरी कोई अहमियत थी। यहाँ तक कि मेरी अपनी अम्मी भी मुझे वो प्यार ना दे सकी जो एक माँ अपनी औलाद को देती है। और अब जब मेरे सर पर बाप का साया भी ना था, तो मेरी माँ ही मेरा बाप भी थी और माँ भी। मगर अफसोस के अम्मी ने मुझे दोनों में से एक का प्यार भी ना दिया। हमारे घर के करीब हर साल एक मेला लगा करता था, जिसमें शिरकत के लिए सारी खाला अपने बच्चों के साथ ननियाल आती थी। सब आपस में मिलकर बहुत खुश होते थे, मगर मेरी खुशी अब भी अधूरी थी। मेरा कोई नहीं था जो मुझसे मिलने के इंतजार में होता या मुझसे मिलकर खुश होता। बाकी बच्चे मेले में जाकर कुछ खाने पीने या खिलौने लेने की जिद करते तो उन्हें दिला दिया जाता, मगर जब मैं जिद करता तो मुझे खामोश करवा दिया जाता। ये खामोशी मेरे अंदर इस कदर बढ़ गई कि मैंने जिद करना ही छोड़ दिया। मैं अपने बचपन में ही अपनी ख्वाहिशात को किसी तारीख वीराने में दफना चुका था कि ना कुछ लेने की फरमाइश करता और ना ही कुछ ना मिलने पर जिद करता। उन सब रोज़ो शब के मामूलात से बालातर तालीम मेरा बुनियादी हक था। मुझे पढ़ने लिखने का शौक भी बहुत था, लेकिन मुझे शौक और हक दोनों की हक तलफी हमेशा से सहनी पड़ी, क्योंकि मुझे कभी किसी ने स्कूल नहीं भेजा था। बाकी खाला के बच्चे स्कूल जाते थे, मैं उनको पढ़ते देखता तो मुझ में मज़ीद शौक उभरता कि मेरे पास भी किताबें हों, मैं यूनिफॉर्म पहनूं, मैं भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाऊं, पढ़ूं। मगर आज पीछे मुड़कर देखूं तो ये सब मेरी अधूरी ख्वाहिशें ही रही। हालांकि ये ख्वाहिश से पहले मेरा हक था, यानी ख्वाहिश भी अधूरी रहे और हक तलफी भी बराबर होती रहे। मैं अक्सर अपने इस शौक से मजबूर होकर खुद ही स्कूल में जाता और क्लासरूम में बैठता तो मास्टर साहब भी डांट पिलाकर भगा देता। कुछ दिन ये दस्तूर रहा, फिर मैंने उनको भी तंग करना छोड़ दिया। यूं ही वक्त गुजरता गया। 5 साल का अरसा मुकम्मल हुआ और अम्मी की दूसरी शादी हो गई। अब अम्मी को लाहौर रवाना होना था, लिहाजा मैं भी उनके साथ था। दर हकीकत मुझे साथ लेकर जाना भी उनकी एक मुआशरती मजबूरी थी, क्योंकि जब वालिद की गैर मौजूदगी में मैं माँ का वो प्यार ना पा सका जिसकी मुझे उस वक्त अशद ज़रूरत है, तो अब उनके साथ उनकी एक नई और मुकम्मल ज़िंदगी की शुरुआत में मेरी मौजूदगी किसी लंबी मुसाफत पर जाने से पहले एक ज़बरदस्ती थमाए जाने वाले बोझ से कम नहीं थी। और इस बात को सच साबित होने के लिए ये दलील काफ़ी थी कि वहाँ जाकर भी मैं उन्हीं हालात का सामना करते हुए अपने आप को कोसता रहा, क्योंकि किसी को अब भी मुझसे प्यार नहीं था। अम्मी भी मुझे बात बात पर डांट देती थी और उनके शौहर भी वक्तन फ़वक्तन किसी छोटी सी गलती पर भी मुझे अच्छा खासा डांट डपट कर बिठा देते थे। मैं उस जगह पर भी ना ही खुश था और ना ही अपनी तालीम की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करवा सका। वक्त यूं ही गुजर रहा था जिसमें मैं फ़कत इसलिए ज़िंदा था कि मुझे ज़िंदा रहना था, वरना ज़िंदगी का ना ही कोई रुख था और ना ही कोई रंग।
जिस रंग में ढलकर मैं अपनी सांसें पूरी करता। बहरहाल अम्मी की एक बेटी हुई। ये उन दोनों की पहली औलाद थे, लिहाजा अब मैं मजीद बोझ बन गया। इस बोझ को कंधों से उतार फेंकने के लिए मेरी तकसीम शुरू हुई। मुझे कभी एक खाला के घर भेज दिया जाता, वो कुछ देर पास रखती, फिर दूसरी खाला की बारी आती। यूं ही 5 खाला के घर से घूमने के बाद दोबारा ननिहाल आ जाता। सिलसिला ऐसे ही चलता था। बाज़ औक़ात कुछ दिन के लिए अम्मी के पास वापस भेज दिया जाता। वक्त गुजरता गया और अब मेरे अलावा अम्मी के 4 बच्चे थे। वक्त की इस गर्दिश के साथ आहिस्ता आहिस्ता वालिदा का रवैया मजीद बदलता जा रहा था। पहले तो वो महज मेरी परवाह नहीं करती थी, मगर अब वो अपने बाकी बच्चों में अपनी मोहब्बत और ममता तकसीम कर चुकी थी और मेरे हिस्से में उनकी नफरत, गुस्सा, तैश, इहानत और माँ के नाम पर एक अधूरा किरदार ही आया था, जिसके तहत अब वो मुझसे मजीद सख्ती का सलूक करती थी। मुझे नाजायज औलाद और इस जैसे हकीर और नफरत अंगेज अलगाबाद देती कि जिन्हें मेरा ज़मीर मुझे बोलने की इजाज़त में नहीं देता। मुझे हमेशा बाकी बच्चों के सामने बहुत लान तान और मार पीट करते। फिर बाकी बच्चे मुझसे छोटे होने के बावजूद मुझे इन्हीं अलकाबाद से बुलाता। मेरे साथ हकारत आमेज रवैये से पेश आते रहते थे, बदतमीजी करते। ये जिल्लत अपनी आखिरी हदों को पार करते हुए मुझ पर मजीद कयामत की तरह टूटी, जब घर में ऐसे सलूक के बाद महल्ले के लोगों ने भी मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मेरा मजाक उड़ाते और मुझसे नफरत करते। उस पर मजीद ये कि मुझे पूरे खानदान में से कोई भी अपने साथ रखने पर तैयार न था। मैं सारा साल एक घर से दूसरे घर घूमता ही रहता था। मुख्तसर ये कि मेरा अपना कोई घर भी नहीं था। बहरहाल माहो साल की इस गर्दिश में जब मैं सारी खाला के घर बारी बारी जाता रहता था, तो उस दौरान अपने खालू से मेरी दोस्ती हो गई। उनका नाम जावेद है। उनका रवैया मेरे साथ बाकी सब के निस्बत बहुत मुख्तलिफ था। कुछ वक्त में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती मेरे लिए खिज़र का काम कर गई। एक दिन उन्होंने मेरे साथ ऐसी नेकी की कि मेरी जिंदगी में आने वाले आज तक के दुखों, गमों और तकलीफों का अजाला हो गया। उन्होंने एक तरफ इंसानियत की खिदमत और इस्लामी हमदर्दी के तहत मेरे लिए सोचा कि मैं तकलीफ में हूँ, तो दूसरी जानिब मेरे खालू होने का हक भी अदा कर दिया। वो हक जो माँ प्यार और तालीम की सूरत में ना दे सके, जो ननिहाल शफकत की सूरत में ना दे सका। वो हक जो बच्चे इज्जत की शक्ल में ना दे सके। वो हक जो मुआशरा इंसानी हुकूक की पासदारी करते हुए मुझे बराबरी की सूरत में ना दे सका। वो तमाम हुकूक आज मेरे खालू ने अदा किए। एक रोज़ मैं ननिहाल में था कि खालू भी आ गए। मैं उनके साथ पहले भी घर से बाहर जाता था, मगर आज सब कुछ मुनफरिद था। आज किस्मत मुझ पर बेहद मेहरबान थी और ऐसा महसूस होता था जैसे शायद किस्मत वक्त की गलत तकसीम पर मज़ीद कयास आराया करने के बजाय मेरे वक्त और हालात को एक नई ज़िंदगी देना चाहती थी। हुआ कुछ यूं कि मैं और खालू घर से बाहर आए तो वो कहने लगे, आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाने लगा हूँ। मैंने पूछा, किससे? दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी थे, लिहाजा मैंने दोबारा पूछा,
बताए ना यार, कौन हो सकता है वो? खालू बोले, सोचो तो जरा। मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा, आप बताएं ना मुझे। खालू बोले, मेरा दोस्त है, उसी से मिलवाना है। मैंने मजीद पूछा, क्या आपका दोस्त मुझे जानता है? खालू ने कहा कि हाँ जानता है। मैं इस सोच में था कि उनका कौन सा दोस्त है जो मुझे जानता है कि अचानक मेरी आंखें भर आईं। बिखरे एहसासात किसी बहती आबशार की मानद सिमट कर एक नुक्ते पर आ खड़े हुए। और सोच अक्ल की छोटी और तंग राहों को चीर कर एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां किस्मत पहले से कदम रख चुकी थे। आंसू आंखों के चमकते मोती की मानद गाल पर टपके और जहन में एक अनोखा सवाल आया, जिसके वजूद को एक अकली और हकीकी शक्ल देने में महज चंद कीमती सातों का फासला था। मैंने उनसे बहुत मासूमियत और उदास आंखों के साथ तमन्नाई लहजे में पूछा, खालू जान, क्या आप मेरे बाबा को जानते हैं या मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? खालू ने नीम मुस्कुराहट और पुरजोश लहजे में जवाब दिया, अरे पागल, आज तुझे तेरे बाप से ही मिलवाने जा रहा हूं। ये अल्फाज सुनने थे कि अगला लम्हा मेरी समझ से बाहर हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आज वाकई इतना खूबसूरत दिन है कि मेरे जहन में यह ख्याल आने से पहले ही मेरे कदम उस ख्याल की अक्कासी करते हुए मुझे जाने अनजाने में उसकी तकमील की तरफ लेकर जा रहे थे। मैं बायसे मुसरत अपने हवास पर काबू नहीं कर पा रहा था। अपने उन लम्हात के वसीतर जज्बात व एहसासात को अल्फाज की सूरत में बयान करना आज भी आसान नहीं। मैंने हमेशा से खुद को इस कोशिश में नाकाम पाया कि अपनी उस वक्त की खुशी और उसे जुड़े पुरमुसरत लम्हात को अल्फाज की सूरत में बयान कर सकूं। यह एहसास ही बहुत मुनफरिद था कि आज मुझे अपने बाबा से मुलाकात करनी है। वो मुलाकात जो सदियों से अधूरी थी, जिस मुलाकात को रखने के लिए किस्मत, वक्त और हालात व वाकयात की मुतफकाना और भरपूर कोशिशें शामिल थी। ये किस्मत का एक ऐसा मोड़ था जिसको रूनुमा होने के लिए वक्त की रफ्तार को उल्टा चलना था। ऐन उस वक्त जब मैं बाबा से जुदा हुआ था, अब वक्त को उन्हीं लम्हात की सरपरस्ती में मुझे दोबारा बाबा से मिलवाना था। उस मुलाकात से ना जाने मेरी जिंदगी में किन किन पहलुओं को नई जिंदगी मिलने वाली थी। मैं एक तवील अरसे से इस मुलाकात का हर लम्हे मुतमन्नी रहा था। मैं जब भी अपने हक से महरूम किया गया या मुझे कोई तकलीफ पहुंचे तो मैंने हमेशा सोचा, मेरे बाबा कहाँ होंगे? काश मैं उनके पास होता। काश वो मुझे इन तंगो तारीक हालात से बचाकर कहीं दूर आसानियों तक ले जाते। मैं सोचता था, क्या मैं कभी उनसे मिल सकूंगा? क्या वो मुझे मिलना चाहेंगे? अगर मैं कभी उनसे मिला तो उस वक्त हमारी क्या कैफियत होगी? इस किस्म के बहुत से सवालों ने मेरी उलझी जिंदगी की गुमनाम राहों में बहुत से वीरान और नाहमवार खंडरात तामीर करके मेरी सोचों को मजीद परेशानी से दो चार कर रखा था। लेकिन आज आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब उन सब उलझी गुत्थियों को सुलझना था, जब मेरी जिंदगी के गुमनाम रास्तों में एक पुरअसर रास्ता भी शामिल होना था। आज मेरी जिंदगी का वो दिन था जिसमें मुझे पहली बार इस कदर खुशी महसूस हुई थी कि मैं कभी भी उन जज्बात को बयान नहीं कर सका। मैं आज भी अपने खालू का बहुत ज्यादा मशकूर हूं, जिन्होंने ये सोचा कि
अगर एक बच्चे को माँ के साथ रहते हुए भी माँ का प्यार नहीं मिल रहा, ननिहाल से शफकत नहीं मिल रही और ना ही लाहौर जाने पर हालात बेहतर हुए, तो क्यों ना उसको उसके बाप से मिलवा दिया जाए। उनकी इस हमदर्दी का नतीजा ये था कि आज मैं उस सफ़र पर था जिसके इख्तिताम की मंजिल बाबा का घर थे। ये 1 घंटे की मुसाफत थी और मुझसे इंतज़ार का एक पल गुजारना भी मुश्किल हो रहा था। ये 1 घंटा बहुत इंतज़ार के बाद भी ऐसे गुजर रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी का सुस्त तरीन वक्त हो। मेरी कैफियत ऐसी थी कि गोया एक गहरे समंदर के एक जानिब मैं अपनी सोच के साथ खड़ा हूं, जबकि समंदर के दूसरी जानिब किस्मत मेरी सोच की अमली तस्वीर के लिए खड़ी है, बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही है, जबकि उनके दरमियान में समंदर का पानी बाबा के पास पहुंचने के लिए दरकार वक्त की तर्जुमानी कर रहा हो। और फिर उस समंदर की गहराई उसी 1 घंटे की निशानदही कर रही हो जो बेहद इंतजार के बाद भी खत्म नहीं हो रहा था, मगर आखिर हर बुरे वक्त की तरह उस वक्त को भी गुजर ही जाना था। बहरहाल ये वक्त गुजर गया। उस लंबी मगर जोशो खरोश से भरपूर मुसाफत को तय करने के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। ये वो दिन था जब मैं अपने बाबा से मिला। आज बाबा ने मुझे गले लगाया। हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए, बहुत ज्यादा रोए। हम तकरीबन आधा घंटा रोते रहे। ये एक बाप बेटे की पहली मुलाकात थी जिसको देखने के लिए 30-40 अफराद का एक मजमा वहां मौजूद था। वहां मौजूद लोग ये देख रहे थे कि आज एक बाप को उसके जिगर का टुकड़ा मिला था। एक बेटे को जिंदगी में 15 साल के एक कठिन और तवील अरसा गुजारने के बाद पहली बार बाप का साया महसूस हो रहा था। एक ऐसा मंजर रूनुमा हो रहा था जिसमें खुशी, मोहब्बत और उम्मीद के मिले जुले जज्बात मुझे लाहासिल की कैफियत से निकालकर जिंदगी में ख्वाबों की हकीकत में बदलने की आस दिला रहे थे। मुझे आज जिंदगी में बाप के सीने से लगकर दिल का बोझ हल्का करना नसीब हुआ। मैंने उस दिन जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में कोई मेरा भी है, कोई है जिसको मुझसे मिलना था। इससे पहले मैं हर तकलीफ, दुख और गम में बिल्कुल तन्हा था, मगर उस दिन मुझे पहली बार बाप के सीने से लगकर रोना नसीब हुआ। बाप के सीने से लगकर रोते हुए मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे दिल की बंजर जमीन आज पहली बार छलकते हुए ताजा लहू से सैराब हो रही है। आज उस आधे घंटे में दिल की जमीन पर सालों पुराने आबाद करदा दश्तो सहरा के जगह बाप की पहली मुलाकात की बेइंतहा मोहब्बत ने ले ली। मैंने रोते हुए आज पहली बार महसूस किया कि बहुत से दर्द किसी अपने के कंधे पर सर रखकर रोने से ही दूर हो जाते हैं। बहुत सी तल्ख यादें किसी अपने के मिल जाने से तलफ हो जाती हैं। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका भार हमें जीने नहीं देता, लेकिन ये भार तब भी खत्म हो सकता है जब हमारे पास फकत इस चीज का एहसास मौजूद हो कि हम अकेले नहीं हैं। उस दिन बेइंतहा शिद्दत के साथ रोते हुए बाप के गले लगकर उनके कंधे पर सर रख के मेरे सालों पुराने जज्बात जागे और मुझे वो 5 साला ननिहाल में रहने वाले वक्त से लेकर आज तक के तमाम नशेबो फराज याद आए और ऐसा महसूस हुआ कि गुज़िश्ता सालों में अगर बाबा साथ होते तो शायद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। उनको मिलने से मेरे बहुत से दुख हल्के हो गए, बहुत सी उम्मीदें जागी, बहुत से धुंधले मंजर
आज साफ नजर आ रहे थे। बहुत से सवालों के जवाब उस पहली मुलाकात में मिल चुके थे। बहुत से तूफान ऐसे थे जो टल गए थे। बहुत सी बिखरी सोचों को एक मरकज मिल गया था। मुश्किल राहों पर तामीर करदा पुराने खंडरात आज वाकई तहस नहस हो गए थे और जिंदगी के बहुत से पहलू तारीकियों से उजाले की तरफ आ रहे थे। और ये थी मेरी बाबा से की जाने वाली पहली मुलाकात। अब बहुत वक्त गुजर चुका था और घर से भी कॉल आना शुरू हो गई थी। घर में सब हमारा इंतजार कर रहे थे। खालू जान ने मुझे आज ही वापस भी लेकर जाना था, वरना मैं इस मुलाकात के बाद कभी भी बाबा से दोबारा दूर नहीं होना चाहता था। उन चंद लम्हात के बाद मुझे दोबारा वापस उसी वीरान बेरंग जिंदगी में जाना था। मुझे उस जगह वापस जाना था जहां 15 साल लगाकर मुझे तल्ख रवैये, तल्ख मुशाहिदात, मायूसी और कम उम्री में ही बेइंतहा महरूमी का असल मतलब समझ आया। मैं वो था जो बाप के साए से महरूम था, माँ के साथ रहते हुए भी उनकी शफकत से महरूम था। मैं अपने बुनियादी हक तालीम से भी महरूम था। ननिहाल में मैं एक कम उम्र ना समझ और हसास बच्चा था, लेकिन ननिहाल के बाकी बच्चों की तरह मुझे कभी भी अहमियत नहीं मिले थे। इन्हीं हालात ने कभी मुझे अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं होने दिया और यही वजह थी कि मैं उस मुलाकात के बाद उन सब के साथ दोबारा रहना बहुत बड़ा बोझ महसूस कर रहा था। बहरहाल मैंने बाबा से उनकी तस्वीर और राब्ता नंबर लिया और खालू के साथ वापस आ गया। वापस आकर भी सारी रात मेरी आंखों के मंजर नहीं बदले। मैं सारी रात बाबा से उस मुलाकात के बारे में सोचता रहा। अगले दिन मुझे ननिहाल से वापस लाहौर जाना था। वहां मेरे एक उस्ताद थे। मैंने उनको सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने जब एक बाप बेटे की पहली मुलाकात के बारे में सुना तो उनके तासुरात भी उसी मजमे में शामिल लोगों जैसे थे। उन्हें मेरे बाबा से मिलने का इश्तियाक हुआ और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की। 2 दिन का वक्त गुजारना किसी सख्त चट्टान की खराश तराश की मानद मुश्किल और मुशक्कत से भरपूर था। एक एक लम्हा गिनकर मैंने गुजारा था। बिलाखिर 2 दिन के बाद मैं और उस्ताद साहब बाबा से मिलने गए। इस बार हमें बाबा से उनके घर में मिलना था। पूरे गांव वालों ने हमारा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, हमें खुशामदीद कहा और उस मुलाकात को 4 चांद लगा दिए, क्योंकि जहां मैं हमेशा सब पर बोझ रहा था, वहां आज एक गांव खड़ा था मेरे इस्तकबाल के लिए, जहां किसी को मेरे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता था। वहां आज बाबा और बाकी सब लोग मेरे आने पर बहुत खुश थे। मैं अपनी दूसरी अम्मी से मिला। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया। उन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूं। उन्होंने मुझ पर सगी मां से बढ़कर मोहब्बत और शफकत थी। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि आज मैं अपनी सगी मां से मिल रहा हूं, क्योंकि ये प्यार वो था जो मुझे उनसे मिलना चाहिए था, मगर मैं कभी भी हासिल न कर सका। आज मेरी खुशी मुकम्मल हो गई। मैं माँ और बाप दोनों का साया महसूस कर सकता था। मुझे दोनों की मोहब्बत और शफकत मुयस्सर थे। मैं आज बहुत खुश था। हमने वहां एक रात कयाम किया और अगले दिन वापस चले गए। वापस जाना भी दिल की खुशी के तहत नहीं था, बल्कि मजबूरी के तहत था। एक रात वापस लाहौर आकर रहा। अगले दिन 14 अगस्त का दिन था। सब लोग वतन की आज़ादी जोशो खरोश से मना रहे थे और मुझे बाबा की याद सता रही थी। मैंने अपने एक दोस्त सतार से इस बारे में बात की। उसको बताया कि मुझे बाबा के पास जाना है।
लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। सत्तार बहुत नफीस इंसान था। वो दूसरों के दुख सुख को अपना समझकर उनकी मदद किया करता था। उसका मुझ पर भी एहसान है कि उसने बाबा के पास जाने के लिए मेरी मदद की और उसी दिन पैसों का भी इंतज़ाम किया। मैंने अपनी आज़ादी का दिन 14 अगस्त 2005 को बाबा के साथ मनाया। उस दिन मैं हकीकी तौर पर आज़ाद हुआ था। मैं अपनी उस आज़ादी के जश्न का सेहरा अपने खालू जावेद और दोस्त सत्तार के सर बांधता हूँ। उस दिन से आज तक मैंने बहुत कुछ पाया है। मुझे ये घर वाकई अपना लगता है। सब मुझसे प्यार करते हैं। मैं भी इन सब से मोहब्बत करता हूँ और हमेशा हम सब की सलामती और खुशो खुरम जिंदगी के लिए दुआ को हूँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमारे माशरे में बहुत से घरों में वालिदैन में से बाप अपने बच्चों से नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, लेकिन इस कहानी ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया कि एक माँ ने अपने बच्चे को वो प्यार और मोहब्बत नहीं दी, जबकि एक बाप अपने बच्चे के लिए बेहद मुखलिस साबित हुआ। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर रहीम का, जो कि लाड़काना सिंध पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मिस्टर लुकमान का, जो कि खैरपुर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस अंबर शाहिद का, जो कि कराची पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से ही हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानियों के साथ। अगर आप अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम लिंक यूट्यूब बायो में मौजूद है। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासर रहे।